करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो टॉपिक में करंट इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, चैप्टर का नाम ही करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? तो एक वर्ड होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमने रीड किया है फर्स्ट चैप्टर में। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट is called static electricity या फिर electrostatics। The study of electric charge at rest is called static electricity या इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये हमने फर्स्ट यूनिट में रीड किया था। सेकेंड यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टडी इलेक्ट्रिक चार्ज in motion, the study of electric charge in motion is called, यहाँ पे एक चीज बता दूं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में है लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है ना। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, स्पीड कैसी रहे? कांस्टेंट स्पीड से मूव करें। दैट मीन्स उसमें एक्सेलरेशन ना हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। दैट इज, आप ये भी लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन कितना हो? 0। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब से जानते हो आपने सर ये क्यों लिखा कि कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0? तो देखो अभी हम जब थर्ड यूनिट पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, तो वहां पे जब चार्ज मोशन में होता है और उसमें एक्सेलरेशन है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। देखो एक पॉइंट बता देता हूं, यहां पर एक अच्छा पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कर लेना। लेकिन आगे का पॉइंट है, पॉइंट 1, अगर चार्ज रेस्ट में तो ये प्रोड्यूस करेगा, अगर चार्ज रेस्ट में है तो ये प्रोड्यूस करेगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो वो चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर चार्ज मोशन में है, चार्ज किसमें है? मोशन में है, लेकिन कैसे मोशन कर रहा है? उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट है उसकी वेलोसिटी, दैट इज उसमें एक्सेलरेशन 0 है। इस तरीके से कोई चार्ज मोशन में है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर चार्ज मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है ये अब हम आगे रीड करेंगे। तीसरा पॉइंट मैं बता देता हूं यहां, अगर चार्ज मोशन में है और किस तरीके से मोशन में कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स उसमें एक्सेलरेशन है, जीरो नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे ये टाइम के साथ वेरी करेंगे, दैट मीन्स वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है। एक पॉइंट, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होते हैं। कैसे होते हैं? वेरिएबल विद टाइम, विद टाइम। दूसरा पॉइंट, साथ में एक वेव भी डेवलप होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये रेडिएट होती है जब कोई चार्ज एक्सेलरेशन से, उसमें एक्सेलरेशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, वेरिएबल होंगे, विद टाइम के साथ चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और रेडिएशन डेवलप होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप होगी, ये कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होती है। ये 3 पॉइंट हैं। हम यहाँ पे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी से, दैट मींस उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोल रहे हैं हम? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम ऐसे चार्ज की स्टडी कर रहे हैं जो मोशन में है, लेकिन मोशन में कैसा हो? कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो, तो उस ब्रांच का नाम, उस चार्ज की स्टडी करेंगे तो ऐसे चार्ज को क्या बोलेंगे हम? करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं, तो आप देखो चार्ज चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो प्रोड्यूस करता ही करता है। लेकिन अगर चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। अगर चार्ज मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसमें एक्सिलेशन नहीं है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये कांस्टेंट होते हैं, टाइम के साथ वेरी नहीं करते। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। लेकिन अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है, उसमें एक्सेलरेशन है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डेवलप करेगा और वो टाइम के साथ वेरिएबल होगा और साथ में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होगी। ये 3 पॉइंट हैं। ये तीनों पॉइंट आपको ये आगे पढ़ने को मिलेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तब ये अपने आप समझ में आ जाएंगे कि ऐसा क्यों बोला। ये तो हमें मालूम है कि अगर कोई चार्ज है रेस्ट में तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं एवरी चार्ज एक क्या करता है? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हम पढ़ के आए हैं पीछे। ये बात समझ में आई? हम ये टॉपिक पे थे, क्लियर है? ये डेफिनेशन समझ में आती है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक समझ में आया पहले आपको? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अगला टॉपिक है इसमें, फिर पहला टॉपिक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट किसे कहेंगे? डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हेडिंग डालते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। देखो इसका सिंबल होता है आई। आई से, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो आई से डिनोट करते हैं। देखो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ते हैं द फ्लोइंग चार्ज पर सेकंड फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। 1 सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करता है उसे हम करंट बोलते हैं। देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ इसका, तो फॉर्मूला बताता हूं, फिर डेफिनेशन लिखता हूं। द चार्ज फ्लोइंग, ये ध्यान रखना, फ्लोइंग चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन
क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर is called electric current. Charge flowing per second from any cross section of the conductor is called electric current. डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की। तो इसमें 3 पॉइंट बताता हूं मैं आपको। पहला पॉइंट, इफ द करंट इज स्टडी, इफ द करंट इज स्टडी, इफ द करंट इज स्टडी का मतलब क्या है? दैट इज रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चार्ज, that is rate of charge, rate of flow of charge, the rate of flow of charge does not change, does not change with time, with time. If the current is steady, अगर करंट स्टडी है, स्टडी में है, इसका मतलब क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो लिखना जरूरी है। रेट का समझते किससे लगाते हैं? जैसे रेट वर्ड लगाते हैं, जैसे ऊपर लिख रहा हो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज ओवर टाइम। तो इस पूरे वर्ड को बोलते हैं हम, इस पूरे टर्म को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इस पूरे टर्म को बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। तो इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इफ द करंट इज स्टडी, दैट मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम। इस पूरे की वैल्यू चेंज नहीं होती, दैट मींस करंट कैसी है? कांस्टेंट है। तो स्टडी का मतलब होता है करंट कैसी है? कांस्टेंट है। दैट मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम। तो उस वाली कंडीशन में, जैसे एक मैंने कंडक्टर बना लिया, ये है ना, ये कंडक्टर। तो देखो इसको क्या बोलते हैं हम? क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। इसे क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो इसके किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया, इसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? क्यू। कितने टाइम में कर रहा है? टी सेकेंड में। ऐसे तो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, लेकिन ये चार्ज जो फ्लो करना चाहिए इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर करना चाहिए। ये जो चार्ज फ्लो करना चाहिए क्रॉस सेक्शनल एरिया के, सब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऐसे, उसके परपेंडिकुलर करना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखें? तो करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा? तो करंट ही लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक का मतलब करंट लिखता हूं, दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट I इज इक्वल टू फ्लोइंग चार्ज, फ्लोइंग चार्ज ओवर टाइम। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? इस डायग्राम के हिसाब से क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में? टी सेकेंड। और ये जो चार्ज फ्लो, ये पूरा की पूरा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम। समझ में आ रहा? इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज अपॉन टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो चेंज नहीं हो रहा, तो स्टडी करंट हो गई। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, I बराबर Q ओवर T। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। और यही डेफिनेशन लिखी है हमने, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। तो पर सेकेंड भी लिख सकते हो, पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हो। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इफ द करंट इज नॉट स्टडी, इफ करंट इज नॉट स्टडी, दैट इज जो चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, डज नॉट चेंज विद टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज चेंज विद टाइम। तो अगर आपकी करंट
इज नॉट स्टडी, तो उस वाले केस में हम लेट कर लेते हैं कि डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू लिख देते हैं ऐसे। डेल्टा क्यू क्या है? नेट चार्ज फ्लो, नेट चार्ज फ्लो, नेट चार्ज फ्लो अक्रॉस एरिया, अक्रॉस एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि मेरे पास ये, अगर ये कोई क्या है? कंडक्टर है। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना नेट चार्ज फ्लो कर रहा है? डेल्टा क्यू। कितने टाइम इंटरवल में कर रहा है? डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। ये डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल है, ठीक है। ये नेट चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो किया और कितने टाइम इंटरवल में किया? डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। तो इस वाले केस में हम कहेंगे कि एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज करंट, क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट कांस्टेंट, करंट इज नॉट कांस्टेंट। स्टडी का मतलब कांस्टेंट, तो करंट अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम एवरेज करंट निकालेंगे फिर। तो एवरेज करंट इज इक्वल टू लिखेंगे टोटल चार्ज ओवर टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल करा देंगे, क्या मतलब है इसका अभी बता देंगे। समझ में आया? ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट होता है कि अगर करंट एक पर्टिकुलर टाइम पर, अगर हम करंट की वैल्यू चेक करें तो उसे बोलते हैं पर्टिकुलर टाइम पर करंट को चार्ज फ्लो कर रहा हो, पर्टिकुलर टाइम पर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट मींस कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो उसे बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे कि अगर मेरे पास ये फिर एक द्वारा से एरिया ऑफ क्रॉस, एक कंडक्टर है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से dt टाइम इंटरवल में, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, dt का मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, दैट मींस एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो करा? dq, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से परपेंडिकुलरली इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के चार्ज परपेंडिकुलर फ्लो करना चाहिए। तो फिर उसके लिए हम वर्ड लगाएंगे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट। I बराबर लिखते हैं dq ओवर dt। इस वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल चार्ज फ्लो करा dq, तो dq ओवर dt, ऐसे इसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस करंट। ये समझ में आया पहले आपको? ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो देखो, करंट के बारे में डेफिनेशन पूछता है तो हम लिखते हैं चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट स्टडी है दैट मींस कांस्टेंट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इस पूरे को बोल रहे हैं, इस पूरे को क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा। ये वाला पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये वाला, ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर ये चार्ज कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा दैट मींस करंट कांस्टेंट है, तो करंट इज स्टडी। तो उस वाले केस में हम फॉर्मूला लिखते हैं ये। लेकिन अगर करंट नॉट इज स्टडी, तो उस वाले केस में हम मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, टोटल कितना फ्लो कर रहा है, वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो, लेकिन कितना टोटल फ्लो कर रहा है उसको निकाल लेंगे हम। नहीं समझ में आया? इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर टाइम जो चार्ज है वो वेरिएबल है, इस चार्ज से जो फ्लो कर रहा है वो चार्ज वेरिएबल है, लेकिन इस सेक्शन से कितना टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है उसको निकाल लेंगे। डेल्टा टी इन टाइम इंटरवल में कितना टोटल चार्ज फ्लो किया, तो हम एवरेज करंट फाइंड आउट करेंगे। फिर टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, या टाइम इंटरवल। और अगर एक वेरी स्मॉल चार्ज निकाल लें, पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, पर्टिकुलर टाइम पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसे इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं, I बराबर dq ओवर dt बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है, इसमें पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, देखो इसमें एक पॉइंट पर सुन लो। जानते हो कंडक्टर्स में, मैं जैसे पीछे कई बार बता चुका हूं आपको कि कंडक्टर्स के अंदर कोई भी कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, अनचार्ज कंडक्टर मान लो अभी, तो किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना।
तो अभी आगे पढ़ाएंगे इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे। तो अभी तो बोल रहा हूँ कि किसी भी कंडक्टर में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उतने ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कंडक्टर्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो फिक्स होता है, मूव नहीं करता एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, कंडक्टर के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो यहाँ जो करंट कंडक्ट करती है कंडक्टर के अंदर, दैट मीन चार्ज फ्लो करता है, तो भाई चार्ज कौन है उसके अंदर? प्रोटॉन तो फिक्स है, उन पर चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, वो मूव करने के लिए फ्री है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वही तो चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज जो फ्लो कर रहा है, तो मान लो इस सेक्शन से, इस वाले सेक्शन से इधर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए? तो n इलेक्ट्रॉन फ्लो किए। इधर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लो कर रहे हैं इधर की तरफ। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं? t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करिए? n इलेक्ट्रॉन फ्लो करिए। तो कितना चार्ज फ्लो करा आपका? तो हम कहेंगे कि चार्ज फ्लो करा Q इक्वल टू, या इधर समझ लो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चल रहे हैं आपके, ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो कितना चार्ज फ्लो करा? Q बराबर है, हमने पीछे पढ़ा ना फॉर्मूला, Q बराबर है। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, Q बराबर NE/T, ऐसे ऐसे लिख सकते हो इस फॉर्मूले। समझ में आ रहा है भाई? इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए तो फ्री हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो फ्लोइंग चार्ज कैसे, कहां से आएगा? जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे दैट मींस उसमें चार्ज है, तो चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो कितना फ्लो करेगा? तो अगर इस सेक्शन से t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं? n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस t सेकंड्स में? कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? तो Q बराबर n ही कर रहा है, तो n ही लिख देंगे, तो NE/T। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इससे आगे देखते हैं करंट की यूनिट। देखो आप सब जानते हैं करंट की यूनिट एम्पियर होती है, और आपको मालूम है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटियां हुआ करती थी, 7 फंडामेंटल यूनिट हुआ करती थी। फंडामेंटल यूनिट में एक आती थी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला, मोल, एम्पियर। तो एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है करंट की, ठीक है नहीं? तो ये यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो मैं यहां से इसको मिटा देता हूं और यूनिट के बारे में बात करते हैं। यहां पे लिखते हैं हम यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यूनिट ऑफ करंट किस सिस्टम में बता रहे हैं? एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो देखो करंट का फॉर्मूला क्या था? फ्लोइंग चार्ज अपॉन टाइम, तो Q/T था। तो इसको हम, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की होती है सेकंड, तो हम बोल सकते हैं कूलाम पर सेकंड। किसकी यूनिट है? करंट की। और एक साइंटिस्ट के नेम पर इसकी यूनिट आई एम्पियर, तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलाम पर सेकंड, ऐसे है ना। और ये एम्पियर जो ऐसा यूनिट है आपकी, ये कैसी यूनिट है? फंडामेंटल या डेराइव्ड? दो तरह की होती है, एक डेराइव्ड होती है और एक फंडामेंटल होती है। तो कौन सी यूनिट है? एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, आपने 11th में पढ़ी होगी ये, ठीक है, ये यूनिट ऑफ करंट। लेकिन अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, 1 एम्पियर डेफिनेशन दो 1 एम्पियर की, तो अगर 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछता है तो ये बताओ I इज इक्वल टू कितना है? I इज इक्वल टू Q/T है। तो इफ T इज इक्वल टू, अगर 1 सेकंड हो और चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम हो, या ऐसे लिख दो चार्ज कितना हो 1 कूलाम एंड टाइम कितना हो 1 सेकंड, तो देन करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 और 1 लिख दें, 1/1, तो 1 एम्पियर तो आएगी। तो इसी को आप डेफिनेशन बना दो, ये डेफिनेशन यहाँ, यहीं से डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिख रहा है चार्ज, तो कितना चार्ज? 1 कूलाम चार्ज। कितना चार्ज? 1 कूलाम चार्ज। तो आप डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो? इफ 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज फ्लोइंग
फ्लो करना चाहिए चार्ज, ध्यान रखना, रेस्ट में नहीं, फ्लोइंग चार्ज। इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में, पर सेकेंड फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, फ्रॉम, ये लिख दो पूरा, फ्रॉम एनी, बस 1 कूलम चार्ज लिख देना आगे। इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन of the conductor is called, is then the current flowing is said to be 1 ampere, कितना, 1 ampere, that means 1 ampere, ऐसे लिख सकते हो 1 ampere। If 1 coulomb charge flowing per second from any cross section of the conductor, then current flowing is said to be 1 ampere। लेकिन इसमें एक पॉइंट और, इसको डेफिनेशन को एक तरीके से और लिख सकते हैं सर, इसकी डेफिनेशन को एक तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, तो देखो इसकी डेफिनेशन को एक तरीके से और कैसे लिखें उस पर ध्यान दें। देखो इस 1 कूलम चार्ज की जगह पर थोड़ा सा यहाँ गैप बनाता हूँ, 1 कूलम चार्ज ना लिख के 1 कूलम चार्ज, चलो गाज लिखता, 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग, ये लिखा। 1 कूलम ऑफ चार्ज की जगह पर अगर हम ये लिख देते कि इफ 6.25 10 की पावर, इस 1 कूलम चार्ज की जगह पर अगर हम लिख देते कि इफ 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग, इफ 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, देन करंट फ्लोइंग इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तब भी कितने करंट फ्लो करेगी, 1 एम्पियर। अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ये जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, कितने सेकंड में करें, 1 सेकंड में। तो जो करंट फ्लो करेगी इस कंडक्टर में वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। सर क्यों, तो देखो हम यहाँ पर लिख क्या रहे थे, 1 कूलम चार्ज, तो इस कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज फ्लो कैसे करेगा, 1 कूलम चार्ज फ्लो कैसे करेगा इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो देखो चार्ज होता है वो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही उन्हीं पे तो चार्ज है। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो करा तो कितना चार्ज फ्लो करा, इतना 1.6। अगर 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करें जिससे कितना चार्ज फ्लो कर जाए, 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज फ्लो कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करने चाहिए, तो चार्ज तो कितना है, 1 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करने चाहिए, तो Q बराबर Ne से इलेक्ट्रॉन निकाल लो आप। Q की वैल्यू 1 कूलम, N कितने चाहिए, E की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19। यहाँ से N निकालो तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10 की पावर -19। इसका इसमें डिवाइड करें तो 0.625 और 10 की पावर +19। इसे सॉल्व करें तो 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से तो कितना चार्ज होगा। देखो 1 कूलम चार्ज रखने पर तभी तो N निकालेंगे नहीं, तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, 1 कूलम। तो आप 1 कूलम चार्ज लिख दो या 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन लिख दो, इक्वल है एक दूसरे के। तो 2 तरीके से लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई आपको। तो 1 एम्पीयर की डेफिनेशन समझ में आई, ठीक है। आगे अगला पॉइंट देखते हैं, करंट से रिलेटेड। आज हम केवल बेसिक पढ़ेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। देखो अगला टॉपिक है, इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझाते हैं,
कि करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, करंट किस दिशा में फ्लो करता है, डायरेक्शन क्या होगी करंट की, उसके बारे में। चलो हेडिंग लगाते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी कंडक्टर में करंट कब फ्लो करता है, जब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में, और चार्ज फ्लो होगा या नहीं होगा उस कंडक्टर में, ये डिसाइड कौन सी क्वांटिटी करती है, याद करो पीछे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी जो चार्ज के फ्लो होने को डिसाइड करती है। पॉजिटिव चार्ज अगर मूव करने के लिए फ्री है तो वो मूव करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज अगर मूव करने के लिए फ्री है तो वो मूव करेगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल सेम हो तो चार्ज फ्लो नहीं करता। यही तो पॉइंट था पीछे। तो बताओ, अगर किसी कंडक्टर के में हमें करंट कंडक्ट करानी है तो करंट कंडक्ट कराने के लिए कंडक्टर के एंड्स में पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। एक एंड का पोटेंशियल हाई होना चाहिए, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल लो होना चाहिए। जैसे एक कंडक्टर ले रहे हैं हम, ये इस कंडक्टर ए मान लें और ये बी मान लें। ये तो एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अंदर, ये अनचार्ज कंडक्टर है अभी, ये मान लो। तो इस कंडक्टर के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी और आगे समझाएंगे हम। तो इसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जैसा कि मैं पीछे भी कई बार पढ़ा चुका हूं कि कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है। केवल इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फ्री होते हैं। तो ये तो इस कंडक्टर के अंदर आपके पॉजिटिव चार्ज भी हैं, और आप इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन ये तो फिक्स होता है कंडक्टर के अंदर और ये मूव करने के लिए फ्री होता है। अगर हम इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस एक सेल लगा के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, V, इसका नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर, एंड्स ऑफ कंडक्टर। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहां पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो यहां पे नेगेटिव। तो देखो ये पॉजिटिव एंड हो गया, दैट मींस ये हाई पोटेंशियल। ये एंड कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस जगह पर, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल। और तो ये हाई पोटेंशियल पर एंड है, इस एंड ए का पोटेंशियल कैसा है, हाई, और बी एंड का पोटेंशियल कैसा है, लो। कैसे? तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये मूव करेगा तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करेगा, दैट मींस ऐसे। ये तो फिक्स होते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात कर लें कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन ये मूव करेगा ऐसे, तो जानते हो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो इधर ही करंट फ्लो करेगी ऐसे। लेकिन ये करंट कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसे कौन सी करंट बोलते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट भी मूव करेगी लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वाटर जो है, दैट मींस लिक्विड जो है, वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, वाटर जो होता है वो फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ एक। और हम दूसरा जानते हैं कि हीट फ्लो करती है, हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ।
तो इस वाले पॉइंट को, इस कन्वेंशन को मेंटेन करने के लिए, इस कन्वेंशन को मेंटेन करने के लिए, इस कन्वेंशन को अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं कि आपका जो लिक्विड है वो हाई लेवल से लो लेवल, देखो यहां तो करंट कैसे फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो कर रही है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लेकिन हम एक पॉइंट जानते हैं कि वाटर हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है और हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को फ्लो करती है। तो इस कन्वेंशन को अगर हमें मेंटेन करना है तो हमने एक करंट, कन्वेंशनल करंट बनाई। कौन सी करंट बनाई? कन्वेंशनल करंट। सर ये कन्वेंशनल करंट क्या होती है? तो देखो दोबारा से इस कंडक्टर को मैं बनाता हूं, ये फिर मैं बैटरी लगा देता हूं ऐसे, इसको ए पॉइंट बना लेता हूं, इसे बी। तो ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव तो अभी भी ऐसे करेगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लेकिन करंट इसके फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ऐसे करंट ऐसे फ्लो करेगी। इसमें हमारी करंट कैसे फ्लो कर रही थी? ऐसे कर रही थी। और इस करंट का नाम हमने क्या रखा था? समझ में आ रहा है? करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, इसको नाम रखा था हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब करंट हमने ऐसे कर दी है, किधर से किधर? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्योंकि लिक्विड फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल, हीट एनर्जी फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो, हाई से लो और हाई से लो, तो करंट भी फ्लो करनी चाहिए हाई से लो। तो इस करंट को हमने नाम दे लिया है कन्वेंशनल करंट। इस करंट को हमने कन्वेंशनल करंट कहा। तो कन्वेंशनल करंट जो होती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। आप ये भी कह सकते हो कि कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में करती है। देखो एक करंट का नाम रखा हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इस वाले कन्वेंशन को मेंटेन करने के लिए हमने एक करंट का नाम रख लिया कन्वेंशनल करंट। जैसे ये हाई लेवल से लो लेवल, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, वैसे ही ये करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रही है। तो इस करंट का नाम रखा है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के इक्वल होती है एंड अपोजिट होती है। ये जो कन्वेंशनल करंट है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के तो इक्वल है, जितनी कन्वेंशनल करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट होगी। देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और जो कन्वेंशनल करंट है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, दैट मींस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बट कन्वेंशनल करंट जो है मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉनिक करंट के इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। इतनी बात समझ में आती है? तो देखो ये डायरेक्शन के बारे में। लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम कौन सी करंट को डिस्कस करने वाले हैं? कन्वेंशनल करंट। इस करंट को हम डिस्कस नहीं करेंगे इस पूरे लेक्चर में। हम कन्वेंशनल करंट की अगर कभी भी कोई डायरेक्शन पूछता है हमसे तो हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बताएंगे। दैट मींस हम ये बताएंगे करंट जो फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करता है, करंट जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में करता है। हम ये बताएंगे। समझ में आपको? इस पूरे चैप्टर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इसी बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो क्लियर है? देखो मैंने लाइन लिख दी, इन ऑल आवर डिस्कशंस दैट फॉलो द टर्म करंट विल मीन एंड रिप्रेजेंट द कन्वेंशनल करंट। कौन सी करंट? कन्वेंशनल करंट। ठीक है, इस पूरे लेक्चर में हम कन्वेंशनल करंट को ही फॉलो करेंगे। ठीक है भाई? दैट मीन जैसे हम इसको दिखाएंगे, कोई हमसे पूछता है करंट किधर से किधर फ्लो करती है तो हम कहेंगे कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है। हम कहेंगे करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया ना आपको भाई सारा?
डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। ठीक है, ये समझ में आया, कई बार बता दिया मैंने। चलो आगे देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं इसमें। अच्छा एक बात बताओ, करंट में डायरेक्शन है और करंट का मैग्नीट्यूड तो होता ही है 1 एम्पियर 2 एम्पियर, है ना। तो करंट एक कैसी क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी है इसमें, डायरेक्शन मैंने अभी आपको बताई, तो करंट एक कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, स्केलर या वेक्टर? सोचो। तो मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि यार मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है तो वो क्वांटिटी वेक्टर होनी चाहिए। तो देखो एक चीज मैंने आपको 11th में पढ़ाई थी, वेक्टर क्वांटिटी की कंडीशंस होती हैं। कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है उसकी क्या कंडीशंस है, तो एक तो उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन भी है वो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को ऑबे करनी चाहिए, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को ऑबे करे। ये दो कंडीशन होती हैं, जब कोई क्वांटिटी इन दोनों कंडीशन को फॉलो करती है तब वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। समझ आपको? पहली कंडीशन मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, दूसरी कंडीशन वो क्वांटिटी वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, ऑबे करे, वेक्टर्स के लॉ ऑफ एडिशन को ऑबे करे, वेक्टर्स के लॉ को ऑबे करे, है ना। तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे आपको बता दूं करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को ऑबे नहीं करती। सर इसका क्या मतलब है कि करंट वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को ऑबे नहीं करती? तो ये करंट जो है सिंपल एलजेब्रा के द्वारा ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ऑर्डिनरी एलजेब्रा द्वारा ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एलजेब्रा को ऑबे नहीं करती हैं, या आप कह सकते हो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को ऑबे नहीं करती हैं। ठीक है, तो देखो समझते हैं इसके बारे में। तो मैं आपको पहले लाइन लिख देता हूं कि करंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction। करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट इज अ स्केलर क्वांटिटी। है ना, बड़ी अजीब सी बात कि स्केलर क्वांटिटी है। बिकॉज क्यों? बिकॉज इट डज नॉट ऑबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये ऑबे नहीं करते। आप ये आंसर लिखिए, इट डज नॉट ऑबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब ये समझ में नहीं आया कि इट डज नॉट ऑबे, सर हमें कैसे मालूम पड़ा कि वो करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ऑबे नहीं करती? और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या था, बहुतों को तो यही नहीं मालूम होता है। तो थोड़ा सा याद दिलाता हूं। देखो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हुआ करता था, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इस आर वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड लिखते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो हम लिखते थे आर इज इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दो वेक्टरों का रिजल्टेंट कैसे निकालें, तो ये फॉर्मूला होता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको बोलते थे हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो ये जो था इसी को बोल रहे हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसी को ऑबे नहीं करता कौन? करंट। सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि इसको ऑबे नहीं करता? तो देखो इसके लिए हमने क्या किया कि एक 3 एम्पीयर की करंट इधर से ले ली, एक वायर लिया, और एक इधर से ये 4 एम्पीयर की करंट ले ली, और यहाँ पे हमने इसे I1 मान लिया और इसे I2, और ये 30 एम्पीयर पर इन दोनों के बीच में I1 I2 के बीच में कितना एंगल है? 30 डिग्री है। तो आपका यहाँ पे करंट कितनी होनी चाहिए? इन दोनों के रिजल्टेंट देखो, दोनों करंट मीट कर रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि करंट कितनी आती है? 7 एम्पीयर आती है। सर आपने कैसे देख लिया? करंट तो दिखाई नहीं देती है।
अरे एमीटर लगा देंगे, यहाँ पे भी एक एमीटर लगा देंगे तो वो रीड कर देगा इस वायर में कितनी करंट है, यहाँ पे भी एक एमीटर लगा देंगे तो वो रीड कर देगा, एक यहाँ पे एमीटर लगा देंगे वो रीड कर देगा, तो हमें दिखाई दे जाएगा कि यहाँ 7 एम्पीयर करंट रीड कर रहा है। तो देखो ऐसे, तो ये रिजल्टेंट करंट आ गई, आई 7 एम्पीयर आई। लेकिन अगर हमने इस एंगल को चेंज कर दिया, इस वाले एंगल को चेंज कर दिया कि इधर से करंट आ रही है I1 3 एम्पीयर ही, और इधर से करंट आ रही है आपकी 4 एम्पीयर I2, तो इधर कितनी जाएगी, तो अभी भी 7 एम्पीयर, तो रिजल्टेंट करंट अभी भी 7 एम्पीयर, लेकिन एंगल कितना आया 90 डिग्री। तो देखो अगर इस लॉ को अवे करता तो जो रिजल्टेंट करंट है, दैट मींस रिजल्टेंट करंट के टर्म में लिख लें ऐसे, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos थीटा। तो ये जो रिजल्टेंट करंट है I1 I2 का, वो थीटा पे भी तो डिपेंड कर रहा है। थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या रिजल्टेंट करंट I की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने करंट का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया, 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर, लेकिन I1 I2 के बीच में 30 डिग्री था, यहाँ 90 डिग्री कर दिया, एंगल चेंज कर दिया, लेकिन जो रिजल्टेंट करंट है वो बार बार 7 एम्पीयर ही आ रहा है। मतलब सिंपली ऐड हो रहा है ऐसे, I बराबर I1 प्लस I2, सिंपल ऐड हो रहा है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा, ये 3 एम्पीयर ये 4 एम्पीयर, तो दोनों को मिला के कितना एम्पीयर, 7 एम्पीयर। तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा को ओबे कर रहा है। वेक्टर अलजेब्रा, इसको वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटियों को ऐड करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा, दैट मींस ये वाला लॉ। तो इसको ओबे नहीं कर रहा है करंट। अब समझ में आया? क्लियर है भाई? ये सिंपली ऐड हो रहा है 3 एम्पीयर प्लस 4 एम्पीयर, सिंपल 7 एम्पीयर। इस एंगल से ये करंट इंडिपेंडेंट है। थीटा अगर इस लॉ को ओबे करता है तो थीटा चेंज होने पर आई की वैल्यू चेंज होनी चाहिए थी। 7 एम्पीयर चेंज नहीं हो रही है, दैट मींस इस लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती, सिंपल ऐड हो जाती है। जैसे स्केलर क्वांटिटियों को हम ऐड करते हैं सिंपली, है ना, तो वैसे ही ये अभी ऐड हो जाती है, तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। करंट का एक अलग बेसिक पॉइंट बताते हैं। अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि किसी मटेरियल में करंट कंडक्ट करने के लिए कौन से पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब तो किसी मटेरियल में करंट फ्लो करने के लिए जो पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन पार्टिकलों को, उस मटेरियल का चार्ज कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चार्ज कैरियर किसे कहते हैं। तो किसी मटेरियल में करंट फ्लो कराने के लिए जो पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन पार्टिकल्स को उस मटेरियल का चार्ज कैरियर कहा जाता है। ये चार्ज कैरियर या करंट कैरियर भी बोल देते हैं कभी कभी, ये करंट कैरियर है ना। तो चार्ज कैरियर, तो कौन से पार्टिकल किस मटेरियल में रेस्पॉन्सिबल हैं, उसको हम रीड करते हैं। तो एक बार बता देता हूं आपको कि कंडक्टर्स में करंट फ्लो करने के लिए कौन सा पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल है? केवल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं कंडक्टर में वो फिक्स होते हैं, और जब प्रोटॉन पर चार्ज तो होता है लेकिन वो फिक्स हैं, और फिक्स हैं तो मूव नहीं कर सकते, तो चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, और चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो करंट कंडक्ट नहीं करेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री हैं, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि नेम ऑफ मटेरियल एंड यहां लिख सकते हैं कॉज ऑफ करंट, या चार्ज कैरियर लिख सकते हो यहां पे, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं भाई? नेम ऑफ मटेरियल जैसे कंडक्टर, तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो फिक्स होता है, पॉजिटिव चार्ज तो है उस पर लेकिन फिक्स है, मूव नहीं कर रहा, फ्लो नहीं कर सकता। और करंट की डेफिनेशन क्या कहती है? फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। इसीलिए मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कंडक्टर में करंट कंडक्ट कर सकती है।
एक। दूसरा पूछता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स, तो देखो ये हम रीड करेंगे 9th यूनिट में कि सेमीकंडक्टर में कंडक्ट करती है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल। सर ये होल क्या होते हैं? तो ये तो बेटा हम जब सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे तभी समझाएंगे। बस आपको अभी ये बात मालूम होनी चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्ट करने के लिए जो पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल हैं वो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल। फ्री इलेक्ट्रॉन लिखना, इलेक्ट्रॉन मत लिखना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा गैस। गैस में कौन से पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन कहेंगे। पॉजिटिव आयन, प्रोटॉन्स मत कहना, आयंस कहना। जैसे कोई गैस है सोडियम, है ना, या नियॉन गैस है, जानते हो ये आयन कब बनता है? जब इस गैस पर एक कॉस्मिक रेज होती है। कौन सी रेज होती है? गैस, कॉस्मिक रेज। ये अंतरिक्ष से आती रहती है, इनकी आयनाइजेशन पावर बहुत हाई होती है कॉस्मिक रेज की। जब वो गैस के मॉलिक्यूल्स पर पड़ती हैं तो गैस के मॉलिक्यूल, गैस के पार्टिकल्स को या गैस के एटम को क्या कर देती हैं? आयोनाइज कर देती हैं। आयोनाइज कर देती हैं तो एक आपका N पॉजिटिव आयन और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये हो गया पॉजिटिव आयन गैस का, और ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों ही मूव करने के लिए फ्री होते हैं। फिर ये भी मूव कर सकता है और ये भी मूव कर सकता है गैस के अंदर। अगर गैस आयोनाइज हो जाए तो गैस का पॉजिटिव आयन, मतलब नियॉन गैस का पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों मूव करने के लिए फ्री होते हैं। इसीलिए इसमें कंडक्ट कर सकती है दोनों पार्टिकल की वजह से, नियॉन पॉजिटिव आयंस मतलब पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से। एक होते हैं फॉर लिक्विड, आप लिक्विड कह सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जैसे H2SO4, HCl, है ना। ये इनमें जो कंडक्ट करती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं मोशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। जैसे कोई सोल्यूशन है, जैसे H2SO4 है, तो इसमें दो तरह का आयन होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। तो इसमें जो कंडक्ट करेगी वो दोनों ही फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो मोशन ऑफ पॉजिटिव आयन बोलेंगे, आयन और नेगेटिव आयन दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं आयंस में, है ना। तो ये देखो अगला पॉइंट हो गया आपका कि कौन से पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखो यहाँ पर जब आयन की बात चली है तो आयन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ। जैसे मेरे पास कॉपर डबल पॉजिटिव आयन, ऐसे एक कॉपर पॉजिटिव डबल पॉजिटिव आयन है, तो इस पर कितना चार्ज है? तो प्लस के 2e, ये दिख रहा है 2, दो पॉजिटिव है तो 2, 2e एक। जैसे मेरे पास CSO4 माइनस है, तो कितना चार्ज है इस पर? माइनस के 2e एक। एल्युमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर कितना चार्ज है? प्लस के 3e। चार्ज के बारे में बताया, इतनी आया पहली बात आपको। दूसरा, इसमें करंट का फॉर्मूला क्या होगा आयंस के लिए? तो फॉर आयन के लिए करंट इज इक्वल टू होता है NQ/T। ये कंफ्यूज मत हो ना, NQ/T। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पीछे मेरे एक फॉर्मूला पढ़ाया था, I बराबर Q/T, ऐसे I बराबर Q/T। फिर मैंने यहाँ पे बोला था Q की वैल्यू NE/T, और N का नाम याद है आपको? N का नाम है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन T सेकेंड, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन T सेकेंड, N का नाम। यहाँ NE है, NE, और यहाँ क्या है? NQ/T। नेम भी अलग है, यहाँ पे N का नेम अलग है, यहाँ पे N का नेम अलग है। इस जगह पे N का नेम क्या है? वेयर, इस जगह पर वेयर, ये फॉर्मूला मैं आयन के लिए बता रहा हूँ, वेयर N इज इक्वल टू है नंबर ऑफ आयन। जैसे कॉपर आयन है, तो नंबर ऑफ कॉपर आयन कितने हैं?
2 Cu डबल पॉजिटिव हैं, 4 हैं, 10 हैं, 50 हैं, 1000 हैं, कितने हैं Cu डबल पॉजिटिव आयंस हैं? तो नंबर ऑफ आयन। फिर Q क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑन 1 आयन, एक आयन पर कितना चार्ज है? 1 आयन, चार्ज ऑन 1 आयन। तो जैसे अगर आपका Cu डबल पॉजिटिव है तो उस पर कितना चार्ज है? प्लस के 2। तो अगर हम Cu डबल पॉजिटिव आयन के कितने आयन्स है हमारे पास? n नंबर ऑफ आयन है। Cu डबल पॉजिटिव आयन के कितने आयन्स है हमारे पास? n नंबर ऑफ आयन है। तो उसमें कितनी करंट फ्लो करेगी? तो देख लेता हूं पहले उसमें आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है। तो कितनी करंट फ्लो करेगी? तो करंट फ्लो करेगी I बराबर n, तो नंबर ऑफ आयन है, और कौन किसके हैं? Cu डबल पॉजिटिव के। तो उस पर कितना चार्ज होगा? प्लस के 2e, तो n इंटू 2e ओवर t। ये देखो इतनी करंट फ्लो करेगी। I इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई 2e डिवाइडेड बाई t, इतनी करंट फ्लो करेगी। तो देखो ये फॉर्मूला मैंने किसके लिए बताया? आयंस के लिए बताया। क्लियर है? देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, आयन के ऊपर एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ आपको, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा इसी टॉपिक के ऊपर। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर पासिंग थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन। CuSO4 सॉल्यूशन में कितनी करंट पास हो रही है? I दे रखा है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, गिवन क्या है? I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर करंट दे रखी है। हाउ मेनी Cu डबल पॉजिटिव आयंस? तो n पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉपर डबल आयंस, ये पूछ रहा है। विल बी डिपॉजिट इन ऑन कैथोड इन 10 सेकेंड। कितने टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकेंड। तो कॉपर डबल पॉजिटिव है तो इस पर चार्ज ऑन 1 आयन, चार्ज ऑन 1 Cu डबल आयन 2 आयन, तो प्लस के 2e होगा ये। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? NQ ओवर T। आयंस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, I बराबर NQ ओवर T। तो I कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर। N निकलवा रहा है, n नंबर, नेम इंपॉर्टेंट होता है। देखो इस फॉर्मूले में n का नाम नंबर ऑफ आयन है, और इस फॉर्मूले में n का नाम यहाँ पे ये आ रहा है साथ में, n का नाम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन t सेकेंड है। नेम पर कॉन्सेंट्रेट करिए, सिंपल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो n Q की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे? 2e, तो ये 2e, और t की वैल्यू कितनी है? 10 सेकेंड। t बराबर 10 सेकेंड है, तो इसका से मल्टीप्लाई कर लें, तो इसका से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 हो गया, और n और डिवाइड कर लें 2e का, तो इसका से मल्टीप्लाई कर लो, ये 5 हो गया, और 2e को डिवाइड कर दो, n निकालना है। तो अब n की वैल्यू निकालने के लिए आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इसे हटा देता हूँ। तो n इज इक्वल टू आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2e की वैल्यू 1.6 10 की पावर -9। आप इसे सॉल्व कर लेना, इसे सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है 1.56 10 की पावर प्लस के 19। इतने Cu डबल पॉजिटिव आए, ये आंसर हो गया भाई। इतने Cu डबल पॉजिटिव आयन होने चाहिए। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिया ये। इन डिस्चार्ज ट्यूब, तो एक ट्यूब है हमारे पास ऐसे, कांच की एक ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। इसमें 2 प्लेटें होती हैं, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो इसमें हाइड्रोजन आयन है ये H पॉजिटिव आयन, ड्रिफ्टिंग अक्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इतने। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। मान लो कितने हाइड्रोजन आयन है? तो Np, तो एक H पॉजिटिव होता है, ये प्रोटॉन का सिंबल होता है। H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन है, ये प्रोटॉन का सिंबल होता है, तो इसे Np लिख दिया मैंने। ठीक है, ये कितने हैं? Np, तो Np नहीं दे रखे, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जैसे आप कह सकते हो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेट कर लिया। तो गिवन क्या है हमारे? हमें गिवन है Np ओवर T। सर T क्यों लगाया नीचे? तो आप पढ़ के देखो ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं कहा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन ड्रिफ्टिंग अक्रॉस सेक्शन पर सेकंड कहा है। तो इसे आप कैसे पढ़ेंगे?
नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर सेकेंड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर सेकेंड, नीचे पर सेकेंड अभी हमने पढ़ा ना, चार्ज ओवर टी, इसे कैसा पढ़ा था, फ्लोइंग चार्ज पर सेकेंड, पर सेकेंड भी कह सकते हो, पर यूनिट टाइम भी कह सकते हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर यूनिट टाइम। तो ये गिवन है हमें कितना 1.0 इंटू 10⁻18 हाइड्रोजन आयन पर सेकेंड। तो अब यूनिट नहीं लिखो, बस केवल ऐसे लिखो। एंड while the number of electron, अब ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है, ड्रिफ्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे चल रहे हैं, तो लेट कर लिए कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्रॉस सेक्शन इज 2.7 10⁻18 पर सेकेंड, यहाँ पे भी ये पर सेकेंड कह रहा है, तो ये गिवन है Ne/T, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, कितने गिवन है 2.7 10⁻18, ये तो चल रहे हैं। फिर कह रहे कैलकुलेट द टोटल करंट क्रॉसिंग द गिवन क्रॉस सेक्शन, कितनी करंट कंडक्ट करेगी ये पूछ रहा है। तो देखो अभी मैंने आपको कन्वेंशनल करंट की दर्शन के बारे में बताया था कि कन्वेंशनल करंट जो होती है, हम पूरे चैप्टर में कन्वेंशनल करंट ही देखेंगे ओनली, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक करंट को कंसिडर नहीं करा हमने चैप्टर में, पूरे चैप्टर में मैंने नोट भी कराया था आपको। तो कन्वेंशनल करंट किधर फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो इधर कर रहा है, तो कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगी ऐसे I1। और जानते हो इलेक्ट्रॉन के कन्वेंशनल करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो दोनों की वजह से करंट फ्लो करेगी, यहाँ पे एक की वजह से करेगी, दोनों की वजह से करेगी। हाइड्रोजन गैस होती है और गैस में पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से करंट कंडक्ट करती है, अभी बताया था मैंने आपको, और दोनों की वजह से करेगी। तो बेटा जो कन्वेंशनल करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, तो कन्वेंशनल करंट ऐसे फ्लो करेगी, ये I2 मान ली, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन में होती है, तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन में होती है, तो ये I1 मान ली। इलेक्ट्रॉन कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, कन्वेंशनल करंट है ये I2 मानिए ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन में करती है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, तो कन्वेंशनल करंट इधर ही फ्लो करेगी, तो दोनों करंटों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो टोटल कितनी करंट फ्लो करेगी, देखो यहाँ पूछा टोटल करंट, तो टोटल करंट निकालनी है, टोटल करंट I बराबर I1 प्लस I2, तो I1 कितनी होगी, तो I1 होगी NP इंटू E/T। देखो यहाँ ये जो I1 माना है वो हमने हाइड्रोजन आयन की वजह से माना है, तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो Np है, लेकिन इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इस पे कितना चार्ज होगा, प्लस का E होगा, तो I बराबर आयन के लिखते हैं तो Nq/T लिखते हैं हम, तो नंबर ऑफ N तो कितना है Np, तो Np लिख लेंगे, और चार्ज कितना है 1 E, तो E लिख लेंगे, और टाइम कितना है T, इसीलिए NpE/T प्लस ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो सीधे सीधे लिखते हैं Q/T, तो Ne/T ऐसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ आपको, तो सीधा सीधा लिख दें कितना Ne, N कितने माने हमने Ne, और ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए E लिखा है Ne, और इंटू E/T। अरे भाई I2 बराबर Q/T, और इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं तो Ne/T लिखते हैं ना भाई, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की जैसे कंडक्ट करती है तो Ne/T, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे Ne, और E है ये आपका अलग से इंटू T, समझ में आया आपको। इसमें से E कॉमन ले लें, क्यों कॉमन ले लें, क्योंकि Np/T की वैल्यू और Ne/T की वैल्यू हमें मालूम है, तो E कॉमन आ गया, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है 2.7, सॉरी 1 इसकी वैल्यू है 1 इंटू 10⁻18 प्लस इसकी वैल्यू है 2.7 10⁻18, और इस E की वैल्यू होती है 1.6 10⁻19, तो 10⁻18 तो कॉमन आ जाएगा, और 2.7 और 1 कितने हो गए 3.7 होगा कि नहीं, 3.7, 2.7 और एक 3.7 और 10⁻18 कॉमन आ गया, तो 1.6 10⁻−19 और प्लस के 18,
तो ये माइनस के 1 बचा, इसका से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आएगा, इसका से मल्टीप्लाई करके आएगा 5.9, है ना, कितना आएगा 5.9 आएगा। देख लेते हैं कितना आ रहा है, 5.9 ही आ रहा है। 5.9 इंटू 10 की पावर -1 माइनस के यहाँ ले देता हूँ, ये आएगा सॉल्व करने पर 5.9, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना 5.9 आएगा और 10 की पावर -1, तो दैट मीन 0.59 एम्पियर। कितनी करंट फ्लो कर रही है, 0.59 एम्पियर। समझ में आया आपको? तो 0.59 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, ये समझ में आया आपको? ठीक है। जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो ऐसे फ्लो करेगी। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन में होती है। समझा? पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा किधर से किधर, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कैसी मानी थी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। समझ में आ गया? आप तो क्लियर है, ये छोड़ देते हैं, यहाँ तक ये समझ में आया आपको? ठीक है। देखो ये करंट के बारे में छोटे छोटे पॉइंट बताए मैंने, अभी तो इसमें करंट के बारे में और भी छोटे पॉइंट हैं। देखो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो एक क्वेश्चन और लिख लिया मैंने, अब करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज गिवन बाय, देखो इसमें करंट गिवन है और चार्ज पूछ रहा है, द चार्ज विल फ्लो थ्रू द एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द टाइम इंटरवल इतने सेकंड। तो यहाँ गिवन क्या है, करंट, और वो भी किसके टर्म में गिवन है, टाइम के टर्म में, और चार्ज पूछ रहा है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो इसमें चार्ज गिवन है, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वेरीज विद टाइम, क्यों गिवन है, और क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है, एवरेज करंट पूछ रहा है ना। ये क्लियर है? दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं अलग अलग तरीके के। तो देखो कैसे करते हैं उधर देखते हैं। पहले अगर करंट दे रखा हो, चार्ज पूछ रहा हो तो कैसे करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि करंट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2, इतनी करंट दे रखी है। ये बताओ इंस्टेंटेनियस करंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, I बराबर dq/dt। जरा यहाँ पे सुन लेना अच्छे तरीके से कंसेप्ट को। करंट इज इक्वल टू पढ़ा था हमने I बराबर dq/dt। हमें निकालना क्या है, करंट तो गिवन है, हमें निकालना है चार्ज। तो भाई चार्ज कैसे लाएं इस आर्टिकल के अंदर, तो I बराबर dq/dt, तो यहाँ I बराबर dq/dt रख दो आप, dq/dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस के 4t प्लस के 2। लेकिन हमें तो चार्ज निकालना है, तो dt का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो dq इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 dt। ये तो आ गया सर, ये तो dq निकला है, क्या ये आंसर हो गया? नहीं, ये तो dq निकला है, हमें चार्ज चाहिए। तो एक बात बताओ, आपको मालूम है dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो dq का इंटीग्रेशन कितना होगा q, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है t। इंटीग्रेशन मालूम है ना, तो ये इंटीग्रेशन नहीं जाता है तो देखो एक फॉर्मूला बता देता हूँ इंटीग्रेशन का, वैसे भी हमें बताना पड़ेगा इसलिए मैं पहले इंटीग्रेशन के फॉर्मूला बता देता हूँ। x की पावर n dx इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 और n+1। लेकिन ये फॉर्मूला तब वैलिड नहीं होता जब n की वैल्यू -1, इसके लिए n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए ना, n की वैल्यू अगर -1 होगी तो उसके लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, बाकी ये सब के लिए वैलिड है। अब dx का इंटीग्रेशन x कैसे हो गया, तो इंटीग्रेशन dx, तो dx तो ये dx, इसका इंटीग्रेशन x कैसे हो गया सर, आपने dx का इंटीग्रेशन x लिख दिया। तो देखो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0 dx, इसको इंटीग्रेशन dx को, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 dx तो लिख ही सकते हैं ना, 1 dx मल्टीप्लाई करेंगे तो dx, तो 1 की जगह पे लिख दिया हमने x की पावर 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1। अब यहाँ पर चेक करो n की वैल्यू कितनी है, 0, तो इस फॉर्मूले में इसको वैल्यू पुट कर दो, कंपेयरिंग कर लो इसको, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर 0 dx, तो n की वैल्यू कितनी है 0, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, x की पावर 0+1 एंड 0+1 दैट मींस x, इसीलिए dx का इंटीग्रेशन कितना x। तो ऐसे ही dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो dq का फॉर्मूला देखो, dq के टर्म में लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे q की पावर n dq बराबर q की पावर n+1 और n+1।
ऐसे लिखेंगे। टी के टर्म में लिख रहे हैं तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, टी की पावर एन डी टी, यहाँ क्यू है तो यहाँ डी क्यू, यहाँ टी है तो डी टी, टी की पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन। समझ में आ गया फॉर्मूला? ये तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, क्लियर हो गया? तो ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं बहुत साइड का। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करते हैं, क्यू निकले आएगा जो हमें चाहिए, चार्ज चाहिए, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ बहुत साइड, तो हम ये इंटीग्रेशन कर देते हैं भाई। देखो ये इंटीग्रेशन का सिंबल बना दिया हमने। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन तो कितना हो गया, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर लिया dt, 3t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन 4t अंदर मल्टीप्लाई कर लिया dt, इधर से इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई, इधर से dt का मल्टीप्लाई, है ना? समझ में आया? ये समझ में आया आपको? प्लस इंटीग्रेशन 2dt ऐसे। अब देखो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, dt लगा ना, तो लिमिट भी टाइम की आएंगी। तो आपको चार्ज कितने टाइम इंटरवल पूछ रहा है, 0 से 2 सेकंड। तो dt टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो लिमिट है 0 से 2 सेकंड तक चार्ज पूछ रहा है, 0 से 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड। ये हमेशा ध्यान रखना, लिमिट हमेशा किसकी आती है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो लिमिट टाइम की ही आएंगी, ठीक है? इस बात का हमेशा यहाँ नहीं, सब जगह वैलिड है ये, ठीक है? ये वाली बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो करंट दे रखी हो तो चार्ज कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है, बस खत्म हो गया। तो इंटीग्रेशन कैसे करें, जैसे q इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट टर्म है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा ऐसे, यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा। अब t स्क्वायर dt, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लो यार। इसमें n है, इसमें n की जगह पे कितना है 2, तो n की जगह पर 2 रख दो इस वाले फॉर्मूले पर, 2 + 1 एंड 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, और 3 तो कितना लिख सकते हैं, 3t³ डिवाइडेड बाई 3 की पावर, सॉरी पावर नहीं, लिमिट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? पहले इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो कितना आया, t³ डिवाइडेड बाई 3। देख लेते हैं, कैमरे में आ रहा है, ठीक है? और लिमिट है इसकी 0 से 2, 0 से 2। ये t³/3 कैसे हो गया, क्लियर तो है? n बराबर 2 है, तो n बराबर 2 रखेंगे, 2 + 1 और 2 + 1 3 तो आएगा, प्लस 4, t की पावर कितनी है 1, तो n की कंपेयरिंग करो इससे, n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 + 1 तो 2 हो गया, नीचे भी 2 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं t² डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट हो गई 0 से 2, प्लस dt का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया आपको, t होता है सीधा, तो dt का इंटीग्रेशन t, तो 2t, लिमिट कितनी 0 से 2 है। सॉल्व करना है भाई, तो देखो सॉल्व करने के लिए हम जो है इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूले को, है ना, यही सॉल्व कर देते हैं यहाँ। तो q इज इक्वल टू, देखो इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 बार कट गया, है ना? तो यहाँ तो tq हो गया। तो पहले देखो लिमिट कैसे पुट करते हैं, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, तो t को रिप्लेस करके पहले अपर लिमिट, माइनस लगा के लोअर लिमिट, दोबारा से बोल रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, t के रेस्पेक्ट में, तो t को रिप्लेस करके उसकी जगह पर पहले अपर लिमिट, माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो पुट कर देते हैं भाई। t को रिप्लेस करें, पहले अपर लिमिट लिखें, तो 2 की पावर q, माइनस लगा के 0 की पावर q, है ना, एक पर प्लस 2, ये 2 आ गया। t को रिप्लेस करके पहले अपर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस 2, पहले t को रिप्लेस करके पहले अपर लिमिट 2 माइनस के 0, तो देखो ये q, ये तो हो गया 8, ये हो गया 8 प्लस 2, और ये हो गया 4, 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 8 हो गया, प्लस ये हो गया 4, 16 और 4 20, तो ये चार्ज आ गया 20 कूलम। तो देखो आंसर हो गया, समझ में आया ये? तो जरा अगर आपको करंट दे रखा हो तो चार्ज कैसे निकालेंगे, समझ में आया? I बराबर dq/dt रख दीजिए, dt का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन हमें चार्ज निकालना है, तो d को इंटीग्रेशन करते ही q आ जाता है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, बहुत साइड का आंसर आ गया। पहले ये समझ में आया, अगर करंट दे रखा हो तो चार्ज पूछे तो कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन देखो, अब मैं इसको मिटालता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ इधर की तरफ, ठीक है? ये आप उतार लेना कॉपी में और कर लेना।
देखो एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इसमें क्या पूछा है, इसमें चार्ज गिवन है देखो, और पूछा इंस्टेंटेनियस करंट एट t/4 सेकेंड, और दूसरा पूछा एवरेज करंट फ्रॉम t0 to 3 सेकेंड। तो देखो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए देखो सोल्यूशन शुरू करना है। चार्ज दे रखा है हमें, चार्ज Q बराबर दे रखा है 8t माइनस के 3t² प्लस के 5t2। अब इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq/dt। यही तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला बताया था मैंने, एक पर्टिकुलर टाइम पर करंट, कह रहा ना 4 सेकंड पर करंट कितनी होगी, एग्जैक्ट टाइम पर पूछ रहा है 4 सेकंड पर कितनी एग्जैक्टली करंट कितनी होगी, तो इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं dq/dt। तो ना ये देख रहा है d/dt, ये किसका सिंबल है, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में। किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, चार्ज का। तो चार्ज का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, d/dt, और ये क्यों, ये सिंबल लगाया डिफरेंशिएशन का, इज इक्वल टू d/dt। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो दोनों तरफ सिंबल लगा दिया। देखो अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। डिफरेंशिएशन करते समय बड़े सिंपल डिफरेंशिएशन फॉर्मूले यूज होते हैं। एक, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है जिसमें टाइम नहीं है, देखो हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टाइम नहीं है कांस्टेंट टर्म, तो उसका तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। अकेला कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई टाइम ना हो, जैसे d/dt 5, इसमें कोई टाइम नहीं, 5 इज अ कांस्टेंट टर्म, नंबर 1, तो डिफरेंशिएशन 0 है ना। ये एग्जांपल दिया एक। दूसरा फॉर्मूला जो यूज होता है d/dt, t की पावर n, अगर t है t ऐसे भी लिख सकते तो d/dx, x की पावर n। डिफरेंशिएशन का सिंबल ये होता है। इंटीजर का सिंबल अभी इंटीजर से कहा था, इंटीजर का फॉर्मूला बताया था, अब डिफरेंशिएशन का बता रहे हैं। जिसको नहीं आता है वो सिखा रहा हूं, सीख लो। d/dt t की पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है n(t(n-1), ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। अगर x होता है x और x तो लिखते n(x(n-1), सही है, ये वाला फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले ज्यादा तरीके से आपके इसमें यूज हो रहे हैं, बस केवल ये इस क्वेश्चन में। तो डिफरेंशिएशन कर दे भाई। देखो इसका नाम तो क्या हो गया, करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, I इंस्टेंटेनियस करंट। अभी चलो I लिख देते हैं, I इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस है, ये लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस करंट। I बराबर, इसकी जगह पे I लिख सकते हैं ना, I dq/dt होता है ना, तो I लिख दिया इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो 8 तो बाहर निकल आएगा, t का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो d/dt t 8t है, इसके साथ t आ रहा है तो 8 बाहर आ जाएगा, d/dt t, तो t का करना है। तो अब t पे ध्यान दो, d/dt t पर, यहाँ पे कितना है 1, n, यहाँ पे कितना है 1, n की जगह पे कितना है 1, तो 1 लिख दो, 1t 1 माइनस के 1, और t की पावर 0, उसकी वैल्यू 1, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो t का डिफरेंशिएशन तो कितना हो गया 1, तो इसका तो हो गया 1 माइनस 3 तो कोई मतलब नहीं, इससे देख, इसका करो, d/dt 3t² था, इसका करना था, तो इसमें से 3 बाहर आ जाता है, d/dt t², तो t² का करना है, तो 3 तो मैंने बोला लिख दिया है, तो d/dt t² का करना है। देखो n की जगह पे कितना है 2, n की जगह पे कितना है 2, तो 2 पुट कर दो n की जगह पे, यहाँ पर 2t 2 माइनस 1, तो कितना आ गया 2t, n की जगह पे 2 पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो 2t, तो 2t हो गया इसका, तो इंटू 2t प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 3t²। सर ये कैसे हो गया, तो देखो tq का करना है, कैसे करना है, d/dt tq, n बराबर कितना है 3 पुट कर दो, 3t 3 माइनस 1, तो 3t², तो 3t² तो लिखा है। तो इंस्टेंटेनियस करंट आया 8 माइनस 6t प्लस 15t², लेकिन कितने टाइम पर पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस करंट, मत कहिए अभी, चलो इसे dq/dt रहने दो, dq/dt यहाँ तक आया, ये dq/dt आ गया। लेकिन हमसे पूछा इंस्टेंटेनियस करंट एट t/4 सेकंड, एक पर्टिकुलर टाइम पर करंट पूछ रहा है 4 सेकंड पर, तो इसे बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस करंट।
इन इंस्टेंटेनियस करंट एट t बराबर 4 सेकेंड। तो I बराबर dq ओवर dt t बराबर 4 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है dq ओवर dt, 4 सेकेंड में पूछ रहा है। तो इसमें t की वैल्यू कितनी पुट कर दें? dq ओवर dt तो I है, अरे dq ओवर dt की तो वैल्यू ये dq ओवर dt को हम I बराबर लिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ ये वाली, और t बराबर 4 सेकेंड रख दें। इसी को इंस्टेंटेनियस करंट कह रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो I इज इक्वल टू dq ओवर dt की वैल्यू कितनी? 8 माइनस के 6, और t की वैल्यू कितनी है? ये देखो dq ओवर dt की वैल्यू 8 माइनस 60 प्लस के 5t स्क्वायर, और t बराबर 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड लिख देता हूँ। 4 प्लस 15 इंटू 4 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेना, एम्पियर में जो आ जाए वो करंट लिख लेना। ये इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? इंस्टेंटेनियस करंट। सेकंड पार्ट कह रहा है इसमें कि एवरेज करंट फ्रॉम 0 to 3 सेकंड। तो देखो मैंने पीछे एवरेज करंट का फॉर्मूला पढ़ाया, तो I बराबर मैंने कहा डेल्टा Q ओवर डेल्टा T टाइम इंटरवल। तो देखो ये डेल्टा Q है, तो ये Q कितने टाइम इंटरवल पूछ रहा है? एवरेज करंट पूछ रहा है 0 से 3 सेकंड के बीच में, 0 से 3 सेकंड। तो Q 3 सेकंड पे करंट चार्ज माइनस Q 0 सेकंड पे चार्ज, 0 सेकंड पे, डिवाइडेड बाई 3 सेकंड माइनस के 0 सेकंड, t माइनस के 0, डेल्टा t है ना टाइम, तो टाइम तो 3 सेकंड टू माइनस के 0, टाइम इंटरवल करा 0 से 3 सेकंड के बिटवीन चार्ज। देखो चार्ज वेरिएबल होगा ना, 0 टाइम रखेंगे तो चार्ज की वैल्यू कुछ और आएगी, और 3 टाइम रखेंगे तो चार्ज की वैल्यू कुछ और आएगी। तो नेट चार्ज कितना फ्लो कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो 3 कूलम पे 0 सेकंड का सब नेट चार्ज। क्लियर है? अरे समझ में आया? तो सॉल्व कर लो भाई इसको। तो क्या करें? 3 सेकंड चेंज है, चेंज इन करंट अपॉन टाइम इंटरवल, डेल्टा टी टाइम इंटरवल कितना करंट में चेंज, चार्ज में चेंज आया डेल्टा क्यू। तो देखो 3 सेकंड पे चार्ज कैसे निकाल रहे हैं? ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला। इसमें अगर t बराबर 3 सेकंड रख लें फिर चार्ज निकाल लें, तो देखो मैं अलग से कर देता हूँ। q 3 सेकंड पर चार्ज, तो 8 इंटू 3 यहाँ रखेंगे, चार्ज निकालना है, चार्ज 8 इंटू 3 माइनस 3 इंटू टी की वैल्यू कितनी है? सॉरी टी की वैल्यू तो 3 है ना, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 का क्यूब। इसे सॉल्व करके आप पूरा में चार्ज निकाल लीजिए। ऐसे ही 0 सेकंड पर चार्ज निकाल लीजिए। t बराबर 0 रखेंगे तो 0 0 0, तो सब t बराबर 0 को मल्टीप्लाई करो 0 ही आ जाएगा, चार्ज 0। और 3 का यहाँ पे वैल्यू पुट करके इन दोनों की और सॉल्व कर लेना, एम्पियर में करंट आ जाएगा। देखो ऐसे है ना, समझ में आया? तो इस तरीके से आप एवरेज करंट निकाल सकते हो फ्रॉम 0 to 3 सेकंड। देखो अभी और भी बेसिक पॉइंट हैं इसके करंट के, कल पढ़ाएंगे, कल के वीडियो में बनाएंगे उसे, कल के लेक्चर में देखते हैं आगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।